बिल्कुल संकल्प इस विषय पे आप कर सकते दूसरी पुस्तक है वो शाम को दिखाई थी, उसमें वो है संकल्प। हम लोग 21वीं शताब्दी के गुरुकुल की बात कर रहे हैं, परंतु भारतीय गुरुकुल की बात कर रहे हैं। गुरुकुल बात बहुत बोलना है, वो आज का भी होना चाहिए और भारतीय भी होना चाहिए। गुरुकुल के लिए हम एक विद्यालय की विद्या केंद्र की बात करेंगे। वो हमारी एक टर्मिनोलॉजी है। गुरुकुल में हम बहुत बड़ा विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटी है, तो उसको भी गुरुकुल कहेंगे। और हायर एजुकेशन प्राथमिक विद्यालय है तो गुरुकुल कहेंगे। अगर हमारे वहाँ महाविद्यालय ऐसे नामकरण नहीं है। शिशु है, बाल विद्यालय है, किशोर विद्यालय है, विवाह विद्यालय है, तो वह विवाह गुरुकुल है, किशोर गुरुकुल है। ऐसा अवस्था के अनुसार अलग अलग होंगे, परंतु एक सामान्य कॉमन टर्म है गुरुकुल। एक शादी फिर IIT भी गुरुकुल ही है, और कोई मेडिकल साइंस का मेडिकल कॉलेज है वो गुरुकुल ही है। ये पहला मुद्दा हुआ कि गुरुकुल की बात कर रहे हैं तो किसी भी एक विद्या केंद्र की बात कर रहे हैं। दूसरा गुरुकुल जो विचार करना है तो हमारे जो निवास का क्षेत्र है वह विभिन्न प्रकार का, जैसे ग्राम है, गांव में लोग रहते हैं, नगरों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, फिर नगर और महानगर ऐसे भी रहते हैं, तो उसके अनुसार गुरुकुल होगा, स्वरूप भिन्न भिन्न होगा। ये यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। मुंबई में जिस प्रकार का गुरुकुल होगा उसी प्रकार का कोकण के गांव में नहीं होगा। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वहाँ जैसे आवश्यकता है वैसा गुरुकुल का स्वरूप होगा। तो ये दूसरा मुद्दा हुआ। तीसरा मुद्दा हुआ विभिन्न प्रकार के गुरुकुल होंगे। विभिन्न प्रकार के गुरुकुल का अर्थ क्या है? तो इसका संबंध चला हम थोड़े और दो बातें समझ लेंगे उसके साथ में। एक है 140 करोड़ की जनसंख्या एक ही प्रकार का जीवन नहीं जीती है। तो नगर में एक ही नगर में रहने वाले एक ही प्रकार का जीवन नहीं जीते हैं। व्यवसाय सबका एक नहीं होता है, विभिन्न प्रकार का होता है। उन व्यवसाय के प्रकार जीवन शैली, जीवन व्यवसाय के अनुसार जीवन शैली भी बनती है, निवास स्थान के अनुसार भी जीवन शैली बनती है।
तो वो जो व्यवसाय है उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के गुरुकुल बनेंगे। उसको ध्यान में रखकर ये गुरुकुलों के प्रकार हैं। दूसरा हमारा प्लानिंग ऑफ लाइफ, उसका भी विचार करना चाहिए। प्लानिंग ऑफ लाइफ क्या है? तो हमारे जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। जैसे घर में बालक का जन्म होता है तो माता पिता की आयु क्या होनी चाहिए उस समय, ये भी जीवन क्रम में आता है। जैसे विवाह, विवाह किस आयु में होना चाहिए? व्यवसाय अर्थार्जन हेतु व्यवसाय किस आयु में शुरू करना चाहिए? फिर बालक किस आयु में होने चाहिए? किस आयु में विद्यालय की शिक्षा, गुरुकुल में जाकर शिक्षा शुरू होनी चाहिए? ऐसे किस आयु में निवृत्त सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए? इस आयु में हमारे गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम ये है, तो किस आयु में पूर्ण होकर गृहस्थ शुरू होना, इस आयु में गृहस्थ पूर्ण होकर वानप्रस्थ होना, ये भी होना है। उसका व्यवसाय के साथ क्या संबंध है, उसका घर के साथ क्या संबंध है, उसका विद्यालय के साथ क्या संबंध है, इसका भी विचार तो साथ में करना चाहिए। तो प्लानिंग ऑफ लाइफ में महत्वपूर्ण है अर्थार्जन के हेतु व्यवसाय। ये जो व्यवसाय है वो किस आयु में तय हो जाना चाहिए कि ये व्यक्ति ये व्यवसाय करेगी। ये व्यवसाय सीखने की बात होती है। भारत की समाज व्यवस्था में तो व्यवसाय वंश परंपरागत होता था, तो वो तो सीखना शुरू करता है गर्भावस्था में, वहीं से शिक्षा शुरू हो जाती है और उसी समय जन्म के समय उसको कौन सा करियर होगा उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती, और इसलिए उसके लिए गुरुकुल में या विद्यालय में नहीं जाना पड़ता, पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। परंतु अभी हमको बात करनी पड़ेगी वो फर्स्ट जनरेशन अर्नर, बोलते हैं ना, फर्स्ट जनरेशन अर्नर। तो हर एक को अपने अपने आर्थिक का व्यवसाय तो निश्चित करना ही है, खोजना ही है। कुछ बहुत कम संख्या ऐसी होगी कि जो वंश परंपरागत व्यवसाय में जाएंगे और उनका व्यवसाय सुनिश्चित सुरक्षित होगा। तो सीखना भी सुरक्षित और सुनिश्चित होगा। परंतु हमें आज की स्थिति का विचार करना, तो अभी परंपरा कहती है, शास्त्र लर्निंग का शास्त्र कहता है, जीवन का प्लानिंग भी कहता है। 10 वर्ष की आयु में कोई भी व्यक्ति का करियर क्या होगा ये निश्चित हो जाना चाहिए। अब हम कहेंगे कि ऐसे कैसे, बहुत सारे हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, वो सारे कंस्ट्रेंट्स इमोशनल साइकोलॉजिकल ऐसे ही है, रियल इंटेलेक्चुअल ऐसे नहीं है। हम ऐसे ही 10 वर्ष में उसके स्वतंत्र बुद्धि का क्या, स्वतंत्र विचार क्या एक रहता है। फॉर्मेशन, ये जो फॉर्मेशन जो है वो तो 6 से 15 वर्ष का है। उसी समय के लिए निश्चय हो जाना चाहिए कि उसका करियर क्या होगा। उसको क्या वेद शास्त्र पढ़ना है, वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करना है, उसको खेतों में काम करना है, उसको सुधारी काम करना है, उसको कपड़े का व्यापारी बनना है, उसको मंत्री बनना है, उसको ब्यूरोक्रेट बनना है, क्या बनना है ये तय हो जाना चाहिए 10 वर्ष की आयु में। 10 से 15 वर्ष की आयु में उसको उसका अप्रेंटिसशिप 15 वर्ष में शुरू हो जानी चाहिए। 20 वर्ष की आयु में उसने एक व्यवसाय शुरू कर लेना चाहिए।
25 वर्ष की आयु में व्यवसाय में स्थापित हो जाना चाहिए और विवाह करना चाहिए। अब ये 25 वर्ष की आयु आज तो किसी को मन में बैठती ही नहीं कि विवाह के लिए उचित आयु है। परंतु तो हम कहते हैं कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हैं, बिल्कुल ही नहीं है साइंटिफिक टेम्परामेंट। साइंटिफिक कोई बात जीवन में हम व्यक्तिगत जीवन का जो समझे उसमें करते ही नहीं है साइंटिफिक। तो न वस्त्र परिधान साइंटिफिक है, न खान पान साइंटिफिक है, न दिनचर्या साइंटिफिक है, न करियर साइंटिफिक है, न विवाह साइंटिफिक है, न बच्चों का संगोपन संस्कार साइंटिफिक है, कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। लेकिन होना चाहिए सब कुछ साइंटिफिक। साइंटिफिक का अर्थ है शास्त्रीय। शास्त्रीय तो जीवन में कौन से शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। बच्चों का संबंध है, करियर का संबंध है, जेनेटिक साइंस, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंटेलेक्ट, इमोशंस, किसी के अनुसार तो चलना चाहिए। तो वो हमारे नीड्स के अनुसार और अभी जो विश्व स्थिति है उसके अनुसार बदलता नहीं है। वो तो ऐसा ही होता है, हमें ही उसके अनुकूल बनना होता है। इतनी भूमिका के साथ इस पुस्तक में जो बड़े विषय है वो क्या है, तो उसका एक पहला भाग है गुरुकुल की जन्म कथा। कब शुरू हुए होंगे गुरुकुल, किस उद्देश्य से शुरू हुए होंगे, किस भावना से शुरू हुए होंगे, किसने गुरुकुल शुरू किए होंगे और कौन उसमें पढ़ने के लिए आता होगा और क्या पढ़ता होगा। तो गुरुकुल की जन्म कथा है और गुरुकुल की जीवन कथा है, वो कैसे चलता होगा। गुरुकुल शुरू तो हो गया लेकिन चलेगा कैसे। आज जब गुरुकुल ये विषय आया तो मुझे लगा था कि गुरुकुल स्वयं सस्टेन कैसे होगा। अब तो छात्रों का सस्टेनेबिलिटी का विषय कह रहे थे, लेकिन गुरुकुल सस्टेन कैसे होगा, मैंने 50 वर्ष तक कैसे चलेगा। तक्षशिला विद्यापीठ के बारे में आपको पता है, 1100 वर्ष तक इंटरनेशनली श्रेष्ठ विद्यापीठ के रूप में वो चलता रहा। 1100 वर्ष किसी कहीं पर भी इतनी आयु किसी संस्था की हमने नहीं सुनी होगी। तो कैसे चला होगा जहाँ 10,000 छात्र पढ़ रहे थे, 1,000 आचार्य है, उनका योगक्षेम कैसे चलता होगा। तो कहने को कहते थे, सब राजा देते थे, सब ग्राम देते थे, कैसे देते थे, बहुत बड़ी व्यवस्था के बिना ये चलेगा नहीं। तो गुरुकुल की जन्म कथा और जीवन कथा और गुरुकुल का शिक्षा क्रम, ये एक विभाग। लेकिन दूसरा है ग्राम गुरुकुल। ग्राम गुरुकुल नगर गुरुकुल जैसा नहीं होता। ग्राम का समग्र विकास, इसका न्यूक्लियस ग्राम गुरुकुल है। तभी ज्ञान निष्ठ ग्राम रचना और ग्राम जीवन हो सकता है। अभी सुबह भी मैंने कहा था कि देश की समृद्धि का आधार ग्राम है और समृद्धि का आधार उद्योग है, उत्पादन है, और वो गांव में होता है। वो कैसे होगा, उसका न्यूक्लियस गुरुकुल कैसे होगा, तो वह नेसेसरी उद्योग गुरुकुल ही होगा और अर्थकरी शिक्षा का मुख्य केंद्र होगा। अर्थकरी शिक्षा 80% लोगों के लिए अनिवार्य है। 80 to 90% लोगों के लिए अर्थकरी शिक्षा चाहिए। केवल 10% जो लोग हैं वो भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करेंगे, बाकी तो सबको काम करना है। इसलिए
80%, 70% लोगों के लिए ग्राम जीवन और उद्योग केंद्रीय ग्राम और इसका न्यूक्लियस गुरुकुल इस रूप का होता है। दूसरा है नगर गुरुकुल। नगर महानगर में क्या क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं, वहाँ उद्योग नहीं होता, उद्योग तो ग्राम में ही होता है। नगरों में वाणिज्य होता है, नगरों में कला और साहित्य और अभिजात रुचि वाले लोग रहते हैं, श्रेष्ठी लोग रहते हैं। शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था पूरी नगर में ही चलती है। ग्राम की अपनी पंचायत व्यवस्था होना ये गलत बात है, वो तो स्थानिक अपनी व्यवस्था है। परंतु संपूर्ण देश के लिए जो राज्य व्यवस्था चाहिए शासन और प्रशासन की, वो नगर में होती है। और इसलिए नगर में हरिजनों के अनुकूल सारा कंपेनिंग और सार्वजनिक उद्यान भी होंगे। ग्राम में तो प्रकृति उद्यान है, पूर्ण उद्यानी उद्यान है, परंतु वह प्रकृति है। उद्यान उद्यान अलग है, मैन मेड प्राकृतिक रचना, उसको उद्यान बोलते हैं। तो वहां जो जला सरोवर होंगे वो भी बनाए गए सरोवर होंगे, उद्यान होंगे, बड़े बड़े महालय होंगे और ऐसे ही बड़े बड़े व्यवसाय होंगे। तो नगर गुरुकुल अलग से। तीसरा है वन गुरुकुल। वनों में लोग रहते हैं, वो नगर के जैसा नहीं होता, ग्राम के जैसा भी नहीं होता, फिर भी वनवासी लोग शिक्षित नहीं होते ऐसा भी नहीं होता, और शिक्षित होने चाहिए, ये हमारे देश की आवश्यकता भी है। इसलिए वन गुरुकुल कैसा होता, इसकी भी कल्पना करना। फिर चौथा है तपोवन। आज जो कोड आज गुरुकुल करके जिसकी कल्पना करते हैं, ब्रह्म कल्पना करते, वो है तपोवन, जहाँ शास्त्रों का अध्ययन होता है, जहाँ अनुसंधान होता है, जहाँ देश की शिक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन होता है। शिक्षा व्यवस्था के लिए नीति निर्धारण होता है, राज्य व्यवस्था के लिए, व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, उद्योगों के लिए, कर प्रणाली के लिए, टैक्सेशन के लिए, संग्रह के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि के लिए, जितने भी हैं, अर्थ नीति का निर्धारण तपोवन गुरुकुल में होता है। उद्योग नीति, राजनीति, शिक्षा नीति, ये सारी जो पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसीज संसद में नहीं बनती, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बनाते, वो बननी चाहिए गुरुकुल में। संसद का और ब्यूरोक्रेट्स का काम है उनको लागू करना। ये लागू करने के स्थान पर बनाने लगते हैं तो ना तो ठीक से बनती है, ना कोई लागू करता है तो उसको, तो अव्यवस्था होती है। तो ऐसे गुरुकुलों को तपोवन गुरुकुल कहते हैं। और वो तपोवन वनों से अलग है, ग्राम से अलग है, नगरों से अलग है, परंतु सीधे इन सभी के लिए इजीली अप्रोचेबल है, आवन जावन दोनों होता है। तपोवन गुरुकुल के आचार्य और छात्र दीक्षा के लिए कहाँ जाएंगे, दीक्षा के लिए नगर में जाएंगे, वन में जाएंगे, ग्राम में जाएंगे, तो एडजस्टेंट टू ग्राम नगर वन, ऐसे तपोवन गुरुकुल होंगे। नगरों में जो गुरुकुल होंगे, वाणिज्य गुरुकुल, कला गुरुकुल, संगीत गुरुकुल, योग गुरुकुल, ऐसे विभिन्न विभिन्न व्यवसाय जो है उनके गुरुकुल होंगे। फिर शस्त्र संचालन गुरुकुल। ये शस्त्र संचालन गुरुकुल वास्तव में तपोवन गुरुकुल का भी हिस्सा है
और वन नगर ग्राम गुरुकुल का भी हिस्सा है। वो तो शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ साथ पढ़े ही जाते हैं। इसलिए आज लखन भी बोल रहे थे ना, शस्त्रे रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। तो शास्त्र चर्चा करने वालों को शस्त्र संचालन आता ही है, परंतु वो उनको करना नहीं पड़ना चाहिए। शस्त्र संचालन करने वालों ने शास्त्र शास्त्रों का अध्ययन करने वालों की रक्षा करनी चाहिए। और वन और नगर और ग्रामों ने उनका योगक्षेम चलाना चाहिए। और राज्य और शासन और प्रशासन ने व्यवस्था और कानून की रक्षा करनी चाहिए और लागू करना चाहिए। ऐसे कुल मिलाकर समाज व्यवस्था होती है। और एक प्रकार होता है गृह गुरुकुल। तो किस आयु तक गृह गुरुकुल में जाना, किस आयु तक वाणिज्य गुरुकुल में जाना, वाणिज्य गुरुकुल कौन संचालन करेगा उसका, शास्त्राध्ययन के गुरुकुल तपोवन गुरुकुल कौन चलाएंगे, किसकी योग्यता है, वहां अध्ययन के लिए जाने वालों की भी क्या योग्यता होनी चाहिए, आचार्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, और वन गुरुकुलों में कैसे आचार्य छात्र होंगे। गृह गुरुकुल के लिए ही पितामही विद्यापीठ की एक कल्पना की गई है। ग्राम में जो गुरुकुल होंगे वो कृषि गुरुकुल होंगे, विश्वकर्मा गुरुकुल होंगे, उसको कारीगर गुरुकुल कह सकते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के गुरुकुलों की रचना करना ये आवश्यक है। अब हमारे हैजार्ड्स क्या है, हम व्यवसाय तय ही नहीं कर सकते, तो व्यवसाय नहीं तय कर सकते, इसलिए शिक्षा क्रम भी नहीं तय कर सकते। तो इसलिए रचना की तो बात की है, साथ में सभी ने शिक्षा क्रम की भी रचना की है। कौन से गुरुकुल में कैसा शिक्षा क्रम होगा, कौन आचार्य होंगे और किसके लिए ये गुरुकुल होंगे। ऐसा ये संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण जनसंख्या के लिए विभिन्न प्रकार के गुरुकुल कैसे होंगे, इसकी कल्पना, इसका निरूपण इस गुरुकुल संकल्पना में किया गया है। इतनी मेरी प्रस्तावना। और आपको कुछ इसमें जिज्ञासा है तो पूछिए। मैंने कहा हमारे एहसास क्या है, अरे वो पढ़ने वाले की रुचि और उसकी स्वतंत्रता और 10 वर्ष में तय होना, ये तो बहुत ही जल्दी हो गया। 20 वर्ष में तो आज कोई सेटल हो ही नहीं जाता। 28, 30 वर्षों तक तो पढ़ाई ही चल रही है। विवाह तो किसी को जल्दी करना ही नहीं है। और विस्थापित होने के प्रश्न तो बहुत ही है। जॉब नहीं मिल रहा है, सबको जॉब ही करना है। ये सारे जो रिजल्ट्स हैं वो तो क्या करेंगे उसको अव्यवस्थित मन और बुद्धि के द्वारा निर्माण किए हुए प्रश्न है। व्यवस्थित प्रगति से जो विचार करता है, बुद्धिमानी पूर्वक जो ये सारी बातें देखता है, उसको इन प्रश्नों का हल तुरंत मिलता भी है और मिलना चाहिए। बातें इस पुस्तक में तपोवन गुरुकुल में से जो छात्र पढ़ के आता है, तपोवन गुरुकुल जो छात्र पढ़ के आता है, तो उसके लिए आगे क्या ऑप्शंस है? तपोवन गुरुकुल में पढ़ने वाला छात्र जो है वो आचार्य बनेगा, रिसर्चर बनेगा, लोक शिक्षण बनेगा। तपोवन गुरुकुल में पढ़ा हुआ छात्र राजा बनेगा। राजा को और मंत्री, राजा और अमात्य, इनको तो तपोवन गुरुकुल में पढ़ना ही है अनिवार्य। शासक और प्रशासक कम पढ़े लिखे तो हो ही नहीं सकते।
हम लोग अलग अलग यहाँ पे प्रयास चल रहे हैं गुरुकुलों में। तो आपने जैसे वर्गीकरण किया कि अलग अलग प्रकार के गुरुकुल हो सकते हैं, इतना मैं समझता हूँ, मतलब एटलीस्ट मैं हमारे बारे में बता सकता हूँ कि हमारा जो प्रयास चल रहा है हमें इस चीज की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है कि हम कहाँ पे हैं। इसलिए मैंने नहीं था हमें शेड्यूल में तो भी बताया कि ये बताना। तो हम लोग मतलब किस तरीके से किस तरीके से हम दिशा का चयन करें कि, क्योंकि हमने जिस तरीके से शुरू किया है उसमें कैसा है कि कुछ लोग साथ में आए हैं, फिर कुछ पेरेंट्स आए हैं, उनका सबका अपना अपना बैकग्राउंड है। जैसे आपने बोला कि 80% लोगों का स्वतः का उद्योग होना चाहिए, बट ऐसी व्यवस्था यहाँ पे है नहीं और शहरों में है। तो व्यवस्था तो निर्माण करना हमारे हाथ में है। हाँ, हमारी कर्मी से ये सब तो इसका मुझे प्रश्न आता है कि हम इस अभी के लिए ये समस्या है हमारी जो अभी की परिस्थिति है, उससे हम जैसे आपने बताया उस परिस्थिति में अगर जाना है, हमें हमारा रास्ता ढूंढना है, तो हम कैसे अभी की परिस्थिति परीक्षा आज सुबह से रास्ता ढूंढने का काम भी दो तीन छोटी छोटी बातें हैं। आप कुछ निश्चित तो करो कि क्या करना है। हमको हमको सब करना है। मैंने हमको संगीत भी सिखाना है, योग भी सिखाना है, वसीला भी सिखाना है, कुछ भी सिखाना है, श्लोक भी सिखाना है, अंग्रेजी भी सिखाना है, और अगर कुछ मान लो मैं साइड लेगा तो फ्रेंच भी सिखाना है, तो हमको सब सिखाना है। पर ऐसा सब सिखाने में क्या होता है? सब सिखाना मैंने क्या जैसे ये सभी कोशों के लिए पांचों कोशों के लिए अनिवार्य, 4 कोशों के लिए उपयोगी, 3 कोशों के लिए आवश्यक, 2 कोशों के लिए ये विषय है, 1 कोश के लिए विधि। तो प्रेफरेंस सबसे प्रथम क्रमांक किसका होता है? पांचों के लिए अनिवार्य। ऐसा कौन सा विषय है? तो पांचों के लिए। हाँ, अब ये थोड़ा चिंतन का अध्ययन का विषय हुआ है, तो हम विषय निर्धारण कैसे करेंगे? 5 कोश और उनके विकास के लिए आवश्यक सारे विषय ये कौन से हैं? इसका तो 1 to 1 कुछ तय करना होगा कि हमें मन की शिक्षा, मनोमय कोश का विकास करना है, क्या कौन सी बातें चाहिए इसके लिए, वो भी विषय बने। तो शिक्षा क्रम तय करना कि हमारे उद्देश्य के साथ संबंधित होना चाहिए। तो पंचकोश विकास के लिए आवश्यक ऐसा शिक्षा क्रम है कि नहीं आयु कर रहे हैं उसमें वो देखना, और अगर है तो अपने आप को समझ लेना, अगर नहीं है तो वो ठीक कर लेना और उसके अनुसार शिक्षा निर्धारित करना। तो ये तो प्रथम चरण हुआ ना। फिर दूसरा हमारा कोर एलिमेंट क्या है? जैसे इनका तो सुबह सची गुरुकुल का तो बल उपासना है, वो कोर एलिमेंट होगा। तो सबका कोर एलिमेंट क्या है? उसमें गुरुकुल भी आया, वाणिज्य गुरुकुल भी आया, कारीगर गुरुकुल भी आया, कृषि गुरुकुल आया, संगीत गुरुकुल आया। ऐसा इसका सब कुछ नहीं होगा, सब होगा। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस क्या है? वाणिज्य है, कृषि है, उद्योग है, योग है, वेद पठन है, शास्त्र पठन है, शास्त्राध्ययन है, क्या है? फिर शास्त्राध्ययन वाले में भी इसको तो प्रशासक बनना है,
इसको शासक बनना है, इसको आचार्य बनना है, इसको वैद्य बनना है। ये तो होगा ना, कहीं न कहीं तो ये तय तो होना चाहिए, तभी तो उसका निरंतर अध्ययन होगा, नहीं तो कैसे होगा। तो तपोवन गुरुकुल में अध्ययन के लिए जाने की योग्यता कैसे प्राप्त होगी, ये भी तो है। कौन से गुरुकुल कितने कितनी बड़े साइज के होंगे, कोई बड़े होंगे, कोई छोटे होंगे, कोई यहाँ होंगे, कोई वहां होंगे। परंतु नगर में कोई गुरुकुल नहीं हो सकता। नगर में हो सकते हैं वो वाणिज्य गुरुकुल हो सकते हैं और कलाओं के गुरुकुल हो सकते हैं। तब वो गुरुकुल नगर में नहीं होता। तो अभी हमारे जो गुरुकुल चल रहे हैं ना, उसके संदर्भ में ये बातें तय होनी चाहिए कि हमारा शिक्षा क्रम किस आधार पर हम निर्धारित करें। बालकों की इच्छा के अनुसार, बालकों की इच्छा के अनुसार, हमारे विचारों के अनुसार, समाज की आवश्यकता के अनुसार, धर्म संस्कृति भारतीयता की आवश्यकता के अनुसार, किस कौन सा हमारा आलम्बन क्या है, हमारा रेफरेंस क्या है कि हमें कहते हैं बालक बालक आचार्य संचालक समाज राष्ट्र धर्म संस्कृति इतने हुए, इसमें से हमारा मुख्य क्या है, गौण क्या है, कौन किसके अनुसार होता है। बालक का विचार करते हैं तो सर्वांगीण विकास कहते हैं, बालक का विचार करते हैं तो कंप्यूटर और अंग्रेजी का विचार करते हैं। इन दो के बिना तो बालक को कुछ दिखता ही नहीं। और फिर देश का विचार करते हैं तो वेद वचन गीता और पूजा और संस्कार कथाएं और इसकी बात करते हैं। समाज की बात करते हैं क्या और अर्थात के लिए कोई विचार नहीं, जिसके बिना जीवन नहीं चलता उसके संदर्भ में कोई विचार नहीं करते तो क्या होगा। अध्ययन के बारे में हमारा विचार, अरे वो मतलब छोटा थे वो 15-20 वर्ष का होगा, उसके बाद वो तय करेगा। हम तो उसको ऐसा बनाएंगे कि समाज में जाकर वो अपने रुचि के अनुसार कुछ भी कर लेगा, वो बेचारा कुछ भी करने लायक। और 15 होते होते तो उसको उसमें एकदम माहिर हो जाना चाहिए कि उसकी तो चिंता नहीं है, कम से कम अर्थात की तो चिंता नहीं है। तो मेरा उनका आग्रह रहेगा कि अर्थात धर्मानुकूल अर्थशास्त्र ये एकदम महत्वपूर्ण विषय है। आर्थिक स्वतंत्रता का विषय उसके साथ जुड़ा है, समाज स्वातंत्र का विषय भी जुड़ा है, धर्म संस्कृति की रक्षा का प्रश्न भी उसके साथ जुड़ा है, और देश की स्वतंत्रता स्वायत्तता और विश्व में गौरवपूर्ण स्थान ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये ट्रिलियन इकोनॉमी से कुछ नहीं होता। हमने बहुत सारे सूडो समृद्धि निर्माण करती है, वो सूडो है, जेन्युइन नहीं। अभी तो अलग अलग प्रकार के का वर्णन किया। जो निवासी गुरुकुल है वो कदाचित उनके लिए थोड़ा सुलभ होता है कि निर्णय लेना कि उनका गुरुकुल इनमें से कौन सा हो, लेकिन जो आवासीय गुरुकुल ना है, बच्चे अगर सुबह आकर थोड़े घंटे रहते हैं फिर घर चले जाते,
ऐसी परिस्थिति में हम कैसे निर्णय लें कि हम इसका इनमें से किसको प्राथमिकता देना। और कई बार ऐसा होता है कि हमें गुरुकुल जनरल स्टोरी बन जाता है, सब कुछ देना है, तो इस पे फिर हम कैसे निर्णय लेंगे कि हमारा न्यूक्लियस क्या हो। न्यूक्लियस तो तय होना चाहिए। अब वो माता पिता और आचार्य दोनों मिलकर तय करें, क्योंकि उसको जीवन भर रहना तो घर में है और सीखने के लिए आना है वो गुरुकुल में है। तो फिर माता पिता को तय करने, माता पिता को इसका निश्चय करने में गुरुकुल में सहायता करनी चाहिए, सिखाना चाहिए। तो जो हमारे देश स्कूल जिसको बोलते हैं ऐसे चलते अनिवासी गुरुकुल चलते हैं, उसमें गुरुकुल केवल बालकों का नहीं है, बालकों का भी है। दोनों का गुरुकुल है, दोनों को सीखना। अपोहन गुरुकुल में या निवासी गुरुकुल में वो तय करके ही माता पिता भेजते हैं। अगर अपोहन गुरुकुल का, और अगर हमारे ये गुरुकुल जो अनिवासी है वे भी तय करेंगे हमारे न्यूक्लियस ये है, तो वैसे ही बालक भेजेंगे इसमें। ये क्या है, हमारा समाज अभी किसी भी व्यवस्था से चल रहा है। व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें। जिसको जो जहाँ हाथ लगा वहाँ हम श्रेष्ठ कर दिया। अर्थात क्षेत्र में तो पूर्ण अराजक है। जहाँ जिसको जो जॉब मिला वो ले लिया, जहाँ जिसको जिस चीज का व्यापार करना है शुरू कर दिया, जहाँ जिसको जिसका उत्पादन करना है शुरू कर दिया। तो एक व्यवसाय से ऐसे व्यवसाय बनते जाते हैं, तो इसमें समाज का और संस्कृति का कोई हिसाब नहीं रहता। हमारा अगर इसमें अधिक अधिक बाजार अच्छे से दिखाई देते तुरंत शिफ्ट होता है। वाणिज्य में बदल देना, उत्पादन में बदल देना, नौकरी भी बदल लेना, सब कुछ बदल देना। इधर जनप्रतिनिधि का देखो तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल देना, डिपार्टमेंट बदल देना, सब बदल देना। वो तो वो IAS भी आज शिक्षा विभाग में है, तो कल वस्त्र उत्पादन विभाग में है। इधर से मंत्री भी शब्द मैंने वो जो जो मेन करते हैं राष्ट्र जीवन का अर्थव्यवस्था, उसमें कोई व्यवस्था नहीं और उसमें भी पाश्चात्य संकल्पना समाज की आवश्यकता के लिए उत्पादन नहीं होता। मुझे अर्थार्जन करना है इसलिए अर्थार्जन होता है, और एक अनिष्ट है। इसमें ज्ञान के क्षेत्र में भारतीय प्रगति से भारतीय आवश्यकता के अनुसार कोई रिसर्च नहीं होता, कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई भारतीय पद्धति भारतीय सिद्धांत के अनुसार हायर एजुकेशन में एक भी विषय नहीं पढ़ाया था। हम तो यहाँ है इसलिए हमारे इसमें चर्चा करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें इंडियन शब्द किसको लागू है, इंस्टीट्यूट को या टेक्नोलॉजी? स्टूडेंट्स को। टेक्निकली इंडियन है शब्द, इंडियन शब्द टेक्निकली इंडियन है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी ऐसा हुआ तो क्या होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन साइंस। इसका विचार उसमें व्यवस्था ही नहीं है।
तो यूनिवर्सिटी का विचार कर ही नहीं सकते, इसलिए हमको विचार करना है। और नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, सब ठीक है, हम तो कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, करेंगे, ठीक करो, जो ठीक है वो करो। ऐसा करना है, गाइडेंस करो, सीखो। अरे हम इतना परिश्रम, हमारे इतना परिश्रम कोई नहीं करता, हमारे जितने निष्ठावान और कोई नहीं, हमारे इतनी सदिच्छा किसी के मन में नहीं। उसके बाद इतने हम चिंतित है, क्या परेशानी है? एक परेशानी हमको बहुत जल्दी होती है, सब कुछ करना है, इतनी थोड़ा अच्छा तो करेंगे। लेकिन बेसिक बातें हैं, उसमें थोड़ा अधिक अध्ययन करना चाहिए। हमारे संदर्भ को क्या क्या छोड़ दो। अभी आप पंचकोश विकास के लिए कौन से विषय आवश्यक है? वो शिक्षा, समग्र शिक्षा का समग्र विकास, क्योंकि समय पर ध्यान देना ज्यादा विस्तार से परंतु मेरा एक जुड़ना चाहिए, सर्वांगीण विकास ये एक आयाम है। मैंने अन्य विज्ञान में विज्ञान में अनुभव है, ये एक व्यक्ति के लिए जो पोटेंशियल है उसका विकास है। एक शब्द में कहें तो शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त आदि का विकास है, परंतु उसका एक दूसरा आयाम है। मेरे पास शरीर संपत्ति है, मैं स्वस्थ बलवान शरीर, फिर प्राण प्राण शक्ति बहुत है, मन बहुत अच्छा हो गया, स्वभाव पूर्ण एकाग्र सब हो गया, बुद्धि की दृष्टि कुशाग्र विशाल हो गई, मेरी चित्त शुद्धि की ओर लेकर रहा है, मेरा हृदय बहुत अच्छा है, मेरा सामर्थ्य बहुत है, प्राप्त हुआ विद्या गुरुकुल में ही प्राप्त हुआ, अब इसका उपयोग कहाँ करना है? इसके उपयोग के क्षेत्र कहाँ है? समुदाय, व्यवसाय, राष्ट्र, विश्व, सृष्टि, परमेष्टि, अपने व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि सुना है ना? व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि, पंचकोश केवल व्यष्टि तक है सीमित। फिर दूसरा आयाम है व्यष्टि का समष्टि के साथ, व्यष्टि का सृष्टि के साथ, व्यष्टि का परमेष्टि के साथ समायोजन, उसका क्या? तो हमारे पंचकोश के साथ ये भी जुड़ना चाहिए, तभी वो समग्र विकास होगा। केवल सर्वांगीण एक पॉपुलर टर्म इंटरनेशनल है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ये ऑल राउंड को हम निकाल सर्वांगीण, पर्सनैलिटी को हम निकाल व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास माने आजीवन का अपना सामर्थ्य बढ़ाना है, शक्ति शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, सामर्थ्य बढ़ाना, परंतु विनियोग कहाँ करना? समाज में, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए,
परमेश्वर के साथ समायोजन सृष्टि के लिए, तो ये कौन से विषय है फिर? इसके लिए कौन से विषय? तो ये दूसरे आयाम की शिक्षा क्रम तय करते समय ये ध्यान में देना होता है। शिक्षा क्रम तय करते समय एक आयु, दूसरा विकास की संभावनाएं, और तीसरा राष्ट्र स्थिति, विश्व स्थिति के संदर्भ में ऐसा सब विचार में लेकर शिक्षा क्रम तय करना। बस हाँ, उनको प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, प्लेटफॉर्म वो जो है सब अलग है। हमने आपको विजय में डाल दिया है ना। सोचने में मजबूर कर दिया। अपनी गाड़ी में बैठ के अभी आप माता जी, ये मुझे पहले आप बोल रहे थे अर्थार्जन के बारे में कोई नहीं सोचता है गुरुकुल से, तो अर्थार्जन के बारे में सोचने पर ही लोग इंग्लिश और कंप्यूटर की ओर चले जाते हैं। तो मैंने अर्थशास्त्र के लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया था, धर्मानुकूल अर्थशास्त्र। ये अनिवार्य है। इसके अलावा अर्थार्जन की विचार नहीं हो सकता, गुरुकुल में तो नहीं हो सकता। और लोग जो करते हैं कि इसके लिए ही कंप्यूटर और जो कर रहे हैं, वो तो ठीक से विचार ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिससे अर्थार्जन होने वाला है ना, नहीं होने वाला है, फिर भी चिंता तो उसकी है। एक बार हम भी उनको विश्वास कर सके कि हाँ, आपका बेटा बहुत अच्छी तरह से कमाई कर सकेगा, तो वे भी निश्चिंत हो जाएंगे। उनको अर्थार्जन चाहिए, अंग्रेजी नहीं चाहिए, वो समृद्धि पैसा चाहिए। उनको लगता है जॉब में पैसा है, इसलिए जॉब चाहते हैं। उनको लगता है अंग्रेजी में जॉब है, इसलिए अंग्रेजी चाहिए। आईटी में जॉब है, इसलिए आईटी चाहिए। पैसा ही महत्वपूर्ण है, आईटी या अंग्रेजी या हायर एजुकेशन ये महत्वपूर्ण नहीं है। अभी आप गारंटी करो कि 20 वर्ष की आयु में देखो इसको कितना अच्छा अर्थार्जन का अवसर मिलेगा, तो विश्वास हमारा ये विषय आपने सुना, हमारा ये विषय है ना। हाँ, ये सब ध्यान रखें।